हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डेली की तरह आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे तथा उनकी डिटेल को जानेंगे। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर, या फिर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। तो गैस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। बात करते हैं बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसको जोड़ते हैं। तो गैस ये है हमारी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वो बैफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो गाइस इसको जोड़ती है हमारी डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि हमारी उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला ऑप्शन है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर। तो गाइस इसको हमारी डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि जोड़ती है। इन सब को अब हम बात करेंगे मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे और अपने माइंड में इसको सेट कर लेंगे। तो चलिए गाइस अपन मैप की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा पहला जो ऑप्शन था वो था हमारा पहली जो हमारी जल संधि है वो थी हमारी मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि की हम लोकेशन देख लेते हैं कि मलक्का जल संधि हमारी कहाँ पड़ेगी। तो गाइस ये हमारी पड़ेगी मलक्का जल संधि यहाँ पर। ये हमारी मलक्का जल संधि है और मलक्का जल संधि हमारे अंडमान सागर को ये हमारा दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से हमारी मलक्का जल संधि जोड़ती है। याद रखना, जल संधियाँ हमेशा दो जलों को आपस में जोड़ती हैं और दो भूखंड को आपस में अलग करती हैं। तो भूखंड को जो आपस में अलग करती हैं तथा जलों को आपस में जोड़ती हैं वो जल संधियाँ कहलाती हैं। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से हमारी मलक्का जल संधि जोड़ती है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था डोवर जल संधि। तो गाइस डोवर जल संधि के बारे में बात करते हैं। तो गाइस डोवर जल संधि जो हमारी मिलेगी वो हमें मिलेगी यूरोप साइड में। तो यूरोप साइड में हम चलते हैं डोवर जल संधि के पास। ये आप मेरी मैप की लोकेशन देखते चलना जिससे कि आपको मैप देखने में आसानी पड़ेगी। तो गाइस देखिए ये हमारी होती है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को हमारे इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ये हमारा जो है वो इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल है ये हमारा। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है हमारी डोवर जल संधि। कौन सी? डोवर जल संधि। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। और यहीं पर ही आपको दिखाई देगा कि ये बाल्टिक सागर है और ये नॉर्थ सी है। इन दोनों के बीच में एक नहर जाती है जिसको हम बोलते हैं कील नहर। कील नहर जो जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना आप कि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से डोवर जल संधि तथा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से हमारी कील नहर। अगला हमारा जो ऑप्शन था वो था हमारा डेविस जल संधि। तो गाइस डेविस जल संधि के पास में हम चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारी डेविस जल संधि है। ग्रीनलैंड के पास में हमारी डेविस जल संधि है। तो डेविस जल संधि जो है वो बैफिन की खाड़ी को हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बैफिन की खाड़ी को हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये हमारी बैफिन की खाड़ी है और ये हमारी डेविस स्ट्रीट है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। चौथा था हमारा डेनमार्क जल संधि। तो गाइस डेनमार्क जल संधि हमारा ये है और ये हमारा जोड़ता है हमारा आर्कटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो ये हमारा आर्कटिक महासागर है, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये हमारी इस प्रकार से जाती है और ये हमारा इस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ती है। तो यहाँ पर चारों चीज़ें आपकी मैप के थ्रू क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए गाइस आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से, या फिर नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है जो कि अनूपपुर में पड़ती हैं।
और ये अनूपपुर कहाँ पड़ता है हमारा, तो मध्य प्रदेश का एक ये जिला है अनूपपुर। ठीक है गाइस, बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, तो यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी हमारी यहाँ से निकलती है। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से यहाँ से हमारी लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी, लूनी नदी निकलती है। बात करें नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से, तो यहाँ से हमारी गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। तो ये चारों नदियाँ आप याद रखना। अमरकंटक की पहाड़ियों से हमारी नर्मदा नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी, अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ी से लूनी नदी एवं नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से हमारी गोदावरी नदी निकलती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, इसको आप लगा लेना मोस्ट IMP। ठीक है गाइस, आपके पास ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। और नाबार्ड, यदि हम बात करें छठवीं पंचवर्षीय योजना का समय काल, तो ये 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। 1980 से लेकर 1985 तक ये चली थी। ठीक है, और हम बात करें नाबार्ड की स्थापना के बारे में, तो ये हमारी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हमारी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के बारे में बात करें कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो गाइस जो कृषि क्षेत्र में जो लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एवं वित्तीय समावेश के सहयोग के लिए तथा अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो गोविंद चिंतालू इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं। गोविंद चिंतालू इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए, तो गाइस छठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये चीज़ जो थी वो रोजगार में वृद्धि पर आधारित थी तथा गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात, यदि ये पूछ ले कि इसमें हमें विकास दर कितनी मिली, तो गाइस इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2% इसमें लक्ष्य रखा गया था और हमने जो प्राप्त किया वो 5.54% हमने इसमें लक्ष्य प्राप्त किया। तो इसमें जो हम सफल हुए इस विकास दर में। ठीक है गाइस, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने 5.2% विकास लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने प्राप्त कितना कर लिया, 5.54%। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी गाइस। तो चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो गाइस आपके पास ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, दुर्गापुर या फिर राउरकेला। तो गाइस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। एगमार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, एगमार्क का मतलब होता है चिन्ह। एक चिन्ह होता है जो खाद्य वस्तुओं पर लगाया जाता है, और यदि ये किसी वस्तुओं पर लगाया जाता है, ये खाद्यान्न वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहद अच्छी गुणवत्ता है। तो गाइस ये सारी बातें को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। और बात करें कि एक्चुअल में राज्यों का गठन कब हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में, या फिर हमने बात कर रहे थे ना आपको 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो हमने कल पढ़ाया था आपको, 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई थी।
14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई थी। तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ध्रुव, कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर सिंह विष्णु। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बात करते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव जो शासक है वो जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें राष्ट्रकूट शासकों की ओर से जो सबसे पहले युद्ध में शामिल हुआ था वो ध्रुव था। जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध हुआ था, उसमें राष्ट्रकूट वंश के शासकों में जिसने सबसे पहले भाग लिया था वो ध्रुव था। बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची में कैलाश मंदिर का, बेहद आईएमपी ध्यान रखना, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था तथा कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बात करते हैं सिंह विष्णु की। तो सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय भी किस वंश से जुड़े हुए थे? तो पल्लव वंश से जुड़े हुए थे। तो ये सारी बातों को दोस्तों आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, अनंत सैनम, हुकुम सिंह या फिर नीलम संजीवन रेड्डी। तो गाइस अपने यहाँ पर अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत सैनम। अनंत सैनम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। तो 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई है और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये इनके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम। और दूसरी बार जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे तो वो अनंत सैनम बने थे, लेकिन ये दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है। पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने थे? अनंत सैनम। हुकुम सिंह जो बने थे वो तीसरी बार अध्यक्ष बने थे। तीसरी बार जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो हुकुम सिंह बने थे। और नीलम संजीवन रेड्डी चौथी बार लोकसभा के अध्यक्ष थे। नीलम संजीवन रेड्डी चौथी बार लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो आपको पहला ही उपाध्यक्ष याद रखना है बस, अनंत सैनम, लेकिन ये दूसरी बार में अध्यक्ष बन गए थे। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बात को आपको पता होनी चाहिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के अध्ययन से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ये फूलों के अध्ययन से संबंधित है। बात करते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो ये ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित है। ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित हमारा कॉस्मोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है वो नाड़ी एवं जो तंत्र रहते हैं उनसे संबंधित है। तो नाड़ी से संबंधित कौन है? न्यूरोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित कौन है? कॉस्मोलॉजी। तथा फलों के अध्ययन से कौन संबंधित है? पोमोलॉजी। तो कहते ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 5 जून, 24 मार्च, 4 फरवरी या फिर 14 अप्रैल। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात करें 5 जून के बारे में तो इस दिन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे करके मैं सारे आपको दिवस याद करवा दूंगा आपको। अभी मेरे ख्याल से 10-12 मैंने आपको दिवस याद करवा दिए हैं अच्छे। आज हम और 4 दिवसों के बारे में याद कर लेंगे। तो ऐसे कर करके अपन सारे दिवस को भी ख़त्म कर देंगे। बात करते हैं 24 मार्च के बारे में। तो इस दिन हमारा टीबी दिवस मनाया जाता है।
जो टीबी दिवस है वो इस दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस तथा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें। डेली की तरह हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको स्टैटिक जीके के कई सारे फैक्ट एवं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके भी क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे और अपन इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, साथ में समझते हुए चलेंगे जिससे कि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना आए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।